नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है सियासत की बोतल, सांप्रदायिकता का जिन। क्या है आखिर इसके पीछे? जरा इस खास खबर को देखिए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करें। बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। जिस समय पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय भोपाल में दिग्विजय सिंह देश के अंदर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उन्हें घेर रहे थे। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने देश में सांप्रदायिकता को एक जिन्न बताते हुए उसे बोतल से निकालने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया, वो भी जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए। सांप्रदायिकता और नफरत का जिन बोतल में बंद था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिस प्रकार से उस जिन को बोतल में बंद कर दिया था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस जिन को निकालकर इस देश के घर घर में नफरत पैदा कर। दिग्विजय सिंह जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा था। जाहिर है बीजेपी के निशाने पर नेहरू अक्सर रहते हैं। अब जब दिग्विजय सिंह ने नेहरू के बहाने मोदी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी तीखी ही होनी थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर मुझे तरस आता है। वो देश और सांप्रदायिक में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस के समय में जगह जगह बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते थे, दंगे होते थे, घर जलाए जाते थे, और जम्मू कश्मीर में पंडितों को मारा जाता था, बलात्कार होते थे। तब उन्हें कोई सांप्रदायिकता नहीं दिखती, और देशभक्ति की बात करना ये कांग्रेस को सांप्रदायिकता दिखती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ऐसे या वैसे पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी और नेहरू से होती रही है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मोदी और नेहरू की तुलना करके एक और नई बहस को जन्म दे दिया है। सियासत की बोतल और सांप्रदायिकता का जिन। चर्चा इस पर पहले भी कई बार होती रही है, और दिग्विजय सिंह तो जब मन से बोलते हैं तो फिर वो इस मुद्दे को पहले भी उठाते रहे। लेकिन एक ऐसा दौर है इस समय, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि मसला जो सामने आया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बहस भी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जगह जगह आप बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं, लेकिन उसी बीच में सांप्रदायिकता का जिक्र या जिन्न कहें, जिसे बाहर लाने की बात दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। ऐसे दौर में भी है कि बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है, कांग्रेस पर, कांग्रेस उन पर। लेकिन क्या इस समय इस बात करने की कुछ मायने हैं, या इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके, चूंकि आज उनका दिन भी है तो चर्चा तो होना ही था, लेकिन नेहरू की बात करते करते वो बड़ी बात कह गए। क्योंकि तुलना जब होती है तो ऐसा कहते हैं कि मोदी वर्सेस आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बात खूब होती रही जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन नेहरू की बात करके एक नई लाइन खड़ी करने का प्रयास किया। आज समझते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा देख लेते वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहे। जवाहरलाल नेहरू से पीएम मोदी की तुलना क्या रणनीति का हिस्सा है? दिग्विजय सिंह के बयान की टाइमिंग किस तरफ इशारा करती है? राष्ट्रवाद की चर्चा के बीच सांप्रदायिकता पर बहस छेड़ने का मकसद क्या? तो वो 3 मेहमान जिनसे हम परिचय आपको करा देते थे स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ मृणाल पंत जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है मृणाल जी आपका। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, सांप्रदायिकता की बात दिग्विजय सिंह जी के मुंह से सुनना कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो इस तरह की बात उठाते रहे। लेकिन इस समय दौर ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा है, इस समय दौर पाकिस्तान भारत का चल रहा है। ऐसे में आज हालांकि नेहरू की चर्चा होना लाजमी है, पर नेहरू की बात को कहकर मोदी को निशाना बनाना किस तरफ इशारा कर? देखिए, इसमें 2 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो दिग्विजय सिंह इस तरह की बात करते रहे हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़, एक तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश में माहौल बना है वो, और दूसरा नेहरू जी से सीधी तुलना ऐसे कभी नहीं की है कांग्रेस ने इस तरह से। तो ये बहुत बड़ी बात है। टाइमिंग का हम देखें, जैसे अब जो ऑपरेशन सिंधु के बाद जो माहौल बना है
और जिस तरह से मोदी जी लगातार, जैसे पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि गुजरात में जिस तरह से उन्होंने सभाएं की, तो एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने निशाना भी साधा है कांग्रेस पर। आज उन्होंने कहा कि अब कोई सबूत नहीं मांगेगा, हमने कैमरे के सामने सब कुछ किया है। तो एक माहौल, सियासी माहौल वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस को लगता है। तो दिग्विजय सिंह ने ये टाइमिंग या तो उन्होंने डेलिबरेटली किया या जैसे भी किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जब गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लाना, और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर इस तरह से लाना कि नेहरू जी जो सबसे बड़े सेकुलर नेता माने जाते हैं, एक तरह से हम कहें तो उनसे तुलना करना मोदी की, तो ये दोनों चीज़ों को हमको इसको देखना होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लगता है कि दिग्विजय सिंह की कोशिश यही है कि एक सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उनको घेरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलगांव हमले की एक वजह उसको बताया गया। हालांकि जब युद्ध के हालात बन गए तो विपक्ष या कांग्रेस इस मामले में शांत रही, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा और ये मुद्दा जरूर उठेगा। अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद धीरे धीरे बयानबाजी तेज होने लगी है, मतलब जो अंदरूनी हमारी सियासत है वो भी हावी होगी इस मुद्दे पर, धीरे धीरे सवाल पूछे जाने लगेंगे। तो ये उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि अब पहलगांव के हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कई सवाल हैं जो कांग्रेस मोदी जी से पूछेगी। तो एक हम ये शुरुआत कह सकते हैं, और राष्ट्रवाद के मुद्दे से हटाकर उसको सांप्रदायिकता पर शिफ्ट करना दिग्विजय सिंह का मकसद हो सकता है, और नेहरू जैसी शख्सियत के सामने मोदी को खड़ा करने की भी ये एक कोशिश है। हालांकि कांग्रेस ने 71 की लड़ाई से भी तुलना की थी अभी जब सीज फायर हुआ था उस मुद्दे पर। तो मोदी जी को इस तरह से घेरा जरूर जाएगा, चाहे इंदिरा गांधी के बहाने हो, चाहे नेहरू जी के बहाने हो, चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो, चाहे सांप्रदायिकता के मुद्दे पर। तो ये इसकी शुरुआत में मानता हूँ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मृणाल जी। सांप्रदायिकता की बात, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो उन्होंने भी कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले, मोहब्बत की दुकान पर बात भी उन्होंने खूब की। लेकिन उसके बाद ये बातों पर कहीं विराम भी लगा, हालांकि गाए बगाए राहुल गांधी भी उसी तरह कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन देखा जा सकता क्या इस समय ज़रूरत है सांप्रदायिकता की बात करना, या सांप्रदायिकता के जिनको मोदी ने बाहर निकाल दिया, ये रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस का? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, मैं इस बात को नहीं मानता कि कहीं से भी किसी भी तरह से नेहरू जी से प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना की जा सकती है। वो सम्मानित नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के नेता हैं, वो बात अपनी जगह। पर उनकी तुलना ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है इंद्र कुमार गुजराल जी से, की जा सकती है देवगौड़ा जी से, और कुछ हद तक की जा सकती है अटल बिहारी वाजपेयी जी से। लेकिन नेहरू जी जो देश बनाने वाले लोगों में से एक थे, उनसे मोदी जी की तुलना नहीं की जा सकती। एक बात। दूसरी बात, जो संदेश दिया है उन्होंने, दिग्विजय सिंह जी ने, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और आज मैं तो बधाई दूंगा देश की सरकार को भी, मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, कि जो हालात इस देश में पैदा हुए थे, उस देश के बाद एक पार्टी के तौर पे, एक देश के तौर पे और नेता के तौर पे सरकार को भी समझ में आया है कि इस देश का मानसिकता से, दिल से और हृदय से एक रहना कितना जरूरी है। और इस एकता का प्रदर्शन देश ने हर जगह इस बार किया भी है। तो इसलिए ये मौका है जो भारतीय जनता पार्टी को सिखाता है, देश की सरकार को सिखाता है और मोदी जी को सिखाता है कि ये जो स्थिति आज है, यही भावना उनकी सरकार की और उनकी पार्टी की हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसका ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनकी पार्टी के नेता वापस शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगेंगे तो ये माहौल वापस विषाक्त होगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो वापस इस तरह की कटेंगे बटेंगे के नारे देने लगेंगे तो ये माहौल वापस विषाक्त होगा। इस बार जैसा देश ने दिखाया है, इस बार जैसा भारतीय जनता पार्टी ने भी दिखाया है, इस बार सारे दलों ने जो एकजुटता दिखाई है, कितनी बड़ी बात है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में गया है। कितनी ताकत के साथ ओवैसी जी ने हिंदुस्तान का पक्ष रखा है। देखिए अमेरिका में शशि थरूर जी ने किन बढ़िया शब्दों में भारत में हिंदुस्तान का पक्ष रखा है। यही तो देश होता है। और इस एकता से देश बनता है। देश तब बनता है जब हर धर्म, हर संप्रदाय दिल से और दिमाग से हिंदुस्तानी समझें और सरकार भी उनको बराबर ये एहसास दिलाए। सरकार उनको ये एहसास नहीं दिलाए कि तुम कुछ और हो, जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है बीच बीच में। इस बात की ओर दिग्विजय सिंह ने इंगित किया है। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर के पास पाकिस्तानों की हरकत के बाद जो नया हिंदुस्तान निकलकर सामने आया है, जिसे हर दल और हर पार्टी ने समझा है कि देश एक रहना कितना जरूरी है, वो संदेश दिग्विजय सिंह जी ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी भी भविष्य में इसका पालन करेगी, इस पंथ निरपेक्षता का पालन करेगी। झूठे आरोप
लगाना बंद करेगी, हिंदू मुसलमानों में बांटने की जो प्रक्रिया बीच बीच में पहले करती रही है वो हमेशा के लिए समाप्त करती रहेगी। अगर ऐसा हो तो क्या हिंदुस्तान बनेगा और क्या मज़ा आएगा। भारतीय जनता पार्टी पर भी जो हम आरोप लगाते हैं वो बंद करेंगे। नया हिंदुस्तान बनेगा, विश्व का नेता हिंदुस्तान तब बनेगा। ठीक है, आपने लेकिन एक बात कही, चलिए ये बात अच्छी कही आपने कि देश ने पूरी एकता को देखा इस बार, तो इसमें आप भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो भी, सभी शामिल है। लेकिन इस बीच में नेहरू की तुलना आपने कहा कि नहीं की जा सकती मोदी जी से। आशीष जी, एक तरफ दिग्विजय सिंह जी तो बात कर रहे हैं नेहरू की, लेकिन मृणाल जी ये कह रहे हैं कि हम तो ये नहीं मानते, बल्कि गुजराल जी की बात कर ली, देवेगौड़ा जी की बात कर ली उन्होंने, पर वो मान रहे हैं ऐसा नहीं है। पर एक ये भी कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी ने नेहरू की बात करके मोदी के कद को बढ़ा दिया। नहीं, केवल जिक्र किया, तुलना नहीं की। जी आशीष जी। देखिए मनोज जी, जहां तक बात है दिग्विजय सिंह जी के बयानों की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सांप्रदायिकता को उनके शब्दों में परिभाषित करने का काम, कांग्रेस ने अपने आप को सेक्युलर दिखाने का काम और सेक्युलर का अपने अंदाज में परिभाषा देना, ये कांग्रेस के नेताओं ने बरसों से किया है। जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के बड़े बड़े नेता रहे हैं, आने वाला समय उनके कामों का आकलन करता है। कौन कितना बड़ा था, कौन का स्थान राजनीति में कहाँ था, ये समय तय करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को जमीन पर लाकर चरितार्थ किया है। और इसलिए आज 140 करोड़ की आबादी वाला भारतवर्ष, अभी मृणाल जी कह रहे थे भारत को महाशक्ति भी बनाना है, भारत महाशक्ति भी बन रहा है और विकसित भारत की दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। जहां तक बात है कि दिग्विजय सिंह जी ने ये तुलना की है, मैं ऐसा मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक वो काम इस देश में करके दिखाए, इस सरकार ने, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से लोग कर रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 हटाकर कश्मीर में शांति बहाल करने का मामला हो, पुनः लोकतंत्र की बहाली हो, 3 तलाक पर कानून हो, ऐसे संवेदनशील मुद्दे जिनको कोई सरकार छेड़ना नहीं चाहती, उनको मोदी जी की सरकार ने समाधान किया है। आज देश में बुलेट ट्रेन, बुलेट टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो का विकास हो रहा है। और विकास का मामला हो या देश की अस्मिता और देश के गौरव को जगाने का मामला हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस मामले में सर्वोत्तम रही है और रहेगी कि देश हितों से किसी प्रकार का समझौता हमने नहीं किया। हम किसी देश के आगे झुके नहीं, दुश्मन को करारा जवाब दिया। और रही बात कांग्रेस के नेताओं की बयानों की, तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कई लोगों को आतंकवाद पर कार्रवाई करना किसी धर्म विशेष को टारगेट करने जैसा लगता है। लव जिहाद पर कानून बनाना और इस तरह के मामलों में पुलिस का काम करना, कई लोगों को लगता है कि वर्ग विशेष को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये समाज की आवश्यकता है और समाज की समस्याओं का समाधान सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है। और इसलिए मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब मुद्दों पर काम कर रही है जो देश के सामने बरसों से लंबित है। जी कुछ कह रहे थे आप मृणाल जी? जी, 2 बातें कही हैं आशीष जी ने। पहला, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया। मोदी जी ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हर सरकार का कर्तव्य है। उतने कर्तव्य का निर्वहन इस सरकार ने किया है। उन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया। पहली मामला जल्द से जल्द निपटे, इसके लिए सुप्रीम, आप बोल दीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट आशीष जी, मैं तत्काल आपसे भी रिएक्शन ले लूंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि धारा 370 हटा दी। 370 के जो बहुत सारे अंश थे वो पहले ही से ही हटाए जा सकते थे। इस सरकार ने 370 की पहली लाइन हटाई है जो कहती थी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है। ये लाइन हटाई है आपने 370 हटा के। बाकी जो अलग अलग चीजें थी, एक झंडा अलग, प्रधानमंत्री अलग, विधान, वो सब पिछली सरकारों के रहते ही 370 हटा दिया था। बाकी 370 की इस लाइन को हटाने के अलावा सरकार ने नहीं हटाया। हाँ बोलिए आशीष जी, क्या बोल रहे हैं आप? जिस कानून को लागू करने की जम्मू कश्मीर विधानसभा से परमिशन ही नहीं ली गई थी, उस कानून को बरसों से देश झेल रहा था। ये जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस की सरकार का कितना खराब निर्णय था और जो संवैधानिक भी नहीं था। संविधान का कितनी बार मखौल कांग्रेस की सरकारों ने उड़ाया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। आज की तारीख में देश को एक सक्षम और समर्थ नेतृत्व प्राप्त है जो इस अवस्था में भी देश के लिए काम कर रहा है। जी शैलेंद्र जी, आप, मैं लौट रहा हूं, आपसे लूंगा, आपका जवाब भी लूंगा मैं। शैलेंद्र जी, जब इस मुद्दे पर हम बात करते हैं, देखिए ये बात तो आ गई
कि नेहरू के साथ मोदी की बात होने लगी। पहले इंदिरा गांधी के साथ हम देख रहे थे, आयरन लेडी 1971 का जिक्र आपने किया, अभी जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हमने देखी। लेकिन एक नई लाइन है नेहरू के साथ, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बॉल भारी तो नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें ये देखिए, आप पूरा बयान अगर ध्यान से सुने दिग्विजय सिंह का, उन्होंने ये भी कहा कि उस जिन को जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद नेहरू जी ने बंद कर दिया था, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन। हत्या के बाद, हाँ, बंद कर उस बोतल को इन्होंने खोला। मतलब ये कांग्रेस की पॉलिसी है जो सांप्रदायिकता पर, उसको कहीं ना कहीं वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने तो जो सबसे बड़ा नेता खोया हिंदुस्तान ने, महात्मा गांधी, कहीं ना कहीं उसको सांप्रदायिकता से जोड़कर देखते हैं और उसमें आरएसएस को भी वो घेरते हैं। कांग्रेस की ये है। तो ये लाइन, बड़ी लाइन छेड़ी है दिग्विजय सिंह ने कि मतलब जो हमने बंद किया था, जिसने महात्मा गांधी को मारा, उसको मोदी जी ने खोला। तो देखिए इस ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद सांप्रदायिकता पर जो बहस है देश में, वो बड़ी नए तरीके से चलेगी और दिग्विजय सिंह का बयान उसी तरफ इंगित करता है। सांप्रदायिकता तो वहीं से आ गई जहां हमला हुआ, वहीं से शुरू हो गई, जब धर्म पूछ कर किया। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जरूरत है, जो पॉलिसी कांग्रेस की रही सांप्रदायिकता के मामले में, वो उसकी जरूरत है, क्योंकि वो जिन फिर इन्होंने खोल दिया तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं पहलगाम था और ऑपरेशन सिंदूर आपको करना पड़ा। तो एक बहस जो है सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद पर एक नई दिशा में जाएगी। दिग्विजय सिंह की बयान से आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की ये लाइन हो सकती है आगे, कि वो अपनी जो पॉलिसीज थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को भुगतना पड़ा है कि इतना बड़े आतंकवादी हमला, और ये कहा भी जा रहा है कि उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा था, तथाकथित तौर पर कुछ बयान ऐसे आए भी। हालांकि अभी ये माहौल वैसा नहीं है कि इस तरह की बातें की जाए, लेकिन देखिएगा आप, जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये बात उसी स्तर पर जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देश में अब सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ने की कोशिश दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई है। तो ये बयान काफ़ी बड़ा मानता हूँ मैं। अगर इस लाइन को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया तो बीजेपी को भी अब उस पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या अपनी पॉलिसीज या अपने तर्क बदलने होंगे। जी देखिए मृणाल जी, ये तो बात होती रही, पहलगांव का जब हमला हुआ तो आरोप तो यही लगे कि धर्म पूछकर गोली मारी गई और वहीं से चीज़ें शुरू हुई। तो बात ये नहीं थी कि आप उसको सांप्रदायिकता की तरफ ले जाइए, लेकिन किसी से धर्म पूछेंगे तो फिर दूसरे धर्म की बात भी होगी, इसी के लिए शायद सवाल भी उठे। अब उसी तरह की बात यदि नेहरू के बात की, हम, ये बात सच है कि नेहरू का अपना एक वो रहा है इतिहास, जब हम पलटते इतिहास के पन्नों को, तो नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर जितना काम किया वो किसी और ने नहीं किया, ये बात सच है। लेकिन क्या इस समय नेहरू की चर्चा आखिर जरूरत क्यों पड़ रही, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब बात पहलगांव से शुरू हुई, धर्म तो वहीं से शुरू हो गया था, सामुदायिकता। नहीं, पहलगाम से कोई बात शुरू नहीं हुई। आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है। पंडित नेहरू को पूरा देश अलग अलग जगह श्रद्धांजलि दे रहा है, और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते करते दिग्विजय सिंह जी ने ये बताया कि उस दौर के नेता देश को एक रखने के लिए किस तरह से प्रयास करते थे। पंडित नेहरू, जब ये सांप्रदायिक विभाजन का दौर उस समय था, चूंकि भारत का विभाजन सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर हुआ था, देश में दंगे होते थे, दंगाइयों के बीच में पंडित नेहरू घुस जाते थे। कई बार पंडित नेहरू को लोगों ने धक्का दिया। पुलिस और उनकी सुरक्षा के लोग कहते थे कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन पंडित नेहरू कई बार प्रधानमंत्री रहते हुए वापस लौटे तो उनके कपड़ों पे धूल के निशान रहते थे, लोग धक्का मुक्की किया करते थे। अपनी जान को खतरे में डाल के देश को एक रखने के लिए, माहौल को शांत बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, दंगे शांत करने के लिए दंगाइयों के बीच में घुस गए, उन्होंने अपनी शहादत दी। हेमू कालानी ने अपनी शहादत दी। हजारों कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अपने खून से इस देश को सींच के एक किया है ताकि ये देश नहीं। और पाकिस्तान ने क्या साबित किया? उसने साबित किया कि सांप्रदायिकता के आधार पर बने हुए देश विफल होते हैं। यही तो हमें दिखाई देता है पाकिस्तान को, देश के असफल देश है, केवल सत्ताधारकों की मौज है। आम जनता की हालत कितनी खराब हो गई है। जो देश पूरी दुनिया में सांप्रदायिकता के आधार पर बने हैं, चाहे अफगानिस्तान के हाल रहे हो, सीरिया के हाल रहे हो, यमन के हाल रहे हो, हम ऐसा हिंदुस्तान तो कभी नहीं चाहते। हिंदुस्तान आज इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान सांप्रदायिकता के जंजाल में कभी नहीं फंसा। ये एक रहा, अनेकता में एकता इस देश की ताकत है। और देश बनते हैं जब दिल और दिमाग एक रहता है, लोगों को विभाजित करके देश नहीं बनते। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन, एक आखिरी बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन भी भले ही नक्शे पे बाद में हुआ,
उससे पहले हजारों लाखों लोगों के दिल और दिमाग में देश टूटने लगा। लोगों को लगा कि हमारे लिए जमीन अलग होनी चाहिए। ये भावना का प्रचार जो भी आदमी करेगा देश में, वो दोष के तोड़ने का काम करेगा, वो देशद्रोही होगा। इसलिए सांप्रदायिकता देशद्रोह की ओर ले जाती है। पहलगाम से इसका संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे देश ने पाकिस्तान की साजिश को विफल किया। पाकिस्तान ही तो सांप्रदायिकता फैलाना चाहता था, लेकिन क्या मुंहतोड़ जवाब दिया पूरे देश ने? हम बटे नहीं और हमने एकजुट होकर पाकिस्तान को बताया कि तुम आतंकवादी हो, तुम अगर धर्म का उपयोग करोगे देश को बांटने में तो हिंदुस्तान वो नहीं होने देगा। करारा जवाब हिंदुस्तान ने आज दिया है और मुझे पूरा विश्वास है सांप्रदायिकता की जिनकी जब बात होगी तो फिर तो बात बंटने की होगी। ये बात तो आप कर रहे हैं। नहीं, पूरा देश कर रहा है। आप ये बात कर रहे हो। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपको आतंकवाद और सांप्रदायिकता को नहीं जोड़ना चाहिए। वो आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं, आतंकवादी रहेंगे। तत्काल के मुद्दे पर बात, जो बयान दिग्विजय सिंह जी का, वो तो ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता का जिन बाहर आ गया। पिछले 10 वर्षों की बात कर रहे हैं। पहलगाम के हमले का उन्होंने एक शब्द उन्होंने जिक्र नहीं किया, पहलगाम का जिक्र नहीं किया। तो पहलगाम से कृपया इस चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। दोनों बहुत अलग अलग मसले हैं। जी आशीष जी, बात वही चल रही है कि सांप्रदायिकता का जिन आप लोग लेकर बाहर आ रहे हैं, और वो बात सिर्फ पहलगांव की। अब चूंकि समय वो है, इस समय तो वही चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है, और इसी बहस के बीच में दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं। जो लोग देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, जिनके कारण पाकिस्तान जैसे देश का जन्म हुआ, जिन लोगों की सरकारें तुष्टिकरण का प्रतीक हुआ करती थी, अब सुनिएगा, वो आज सांप्रदायिकता पर भाषण दे रहे हैं। धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से दंगे होते थे, उनमें निरपराध लोगों को मारा जाता था, और किन के समय आतंकवाद इस देश में फला फूला। इसका जवाब देश की जनता चाहती है, और उत्तर चाहती है कि कांग्रेस के नेता इस बात पर भी जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। जो देश को सर्वप्रथम मानेगा उसके साथ हम खड़े हैं, और वो इस देश का नागरिक है। हम 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर काम कर रहे हैं, और आज हमारे सरकार की योजनाएं किसी वर्ग विशेष के लिए हमने नहीं बनाई। नहीं तो इनकी सरकार के समय क्या होता था ये भी पूरा देश जानता था कि एक तरफ उपेक्षित हिंदू समाज रहता था, और एक तरफ इनकी सरकारों के समय व्यापक पैमाने पर ईसाई मिशनरी धर्मांतरण पूरे पूर्वोत्तर में, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, कांग्रेस की सरकार के समय सर्वाधिक धर्मांतरण इस देश में हुआ है। इसलिए सांप्रदायिक कौन है, कौन धर्म विशेष को बढ़ाना चाहता है, और कौन इस देश के बहुसंख्यक समाज की सम्मान की चिंता नहीं करता, ये देश जानता है। इसलिए सांप्रदायिकता का न तो कोई जिन्न, इन्होंने जो किसी जिन्न को बंद किया था, जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे, सांप्रदायिकता का जिन्न इन्होंने बंद किया ही नहीं। ये लगातार सांप्रदायिकता फैलाने वाला दल है। देश को समाज के नाम पर बांटने का काम, अगड़े पिछड़े में आदिवासी में बांटने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। हम तो सबको साथ जोड़कर काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार की उपलब्धियों में ये सब चीजें आई हुई। जी कुछ कह रहे हैं मृणाल जी, बहुत कम समय जल्दी। आज की डिबेट में आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता था मैं, लेकिन आशीष जी ने चूंकि हिंदुस्तान के विभाजन की बात की तो उनको याद दिलाना चाहूंगा। बस 1 मिनट में बात करूंगा कि 2 दल थे हिंदुस्तान में जिन्होंने अलग अलग देशों की मांग की। एक मुस्लिम लीग था और एक सावरकर के नेतृत्व वाला हिंदू महासभा। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हीं दोनों ने साथ में मिलकर सरकारें बनाई। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने तो, गांधी ने तो कहा था मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा, परंतु ये जो वैमनस्य लाखों करोड़ों लोगों के दिल में फैलाया, ये इन 2 लोगों ने फैलाया। हिंदुस्तान के विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार थे तो ये सांप्रदायिक विचारधारा जिम्मेदार थी, और वापस नया विभाजन नहीं हुआ आशीष जी। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस विभाजन पे वापस को आगे नहीं बढ़ने दें। जो काम नेहरू ने किया था वो काम पूरे देश को करना चाहिए। एक रहने की ज्यादा जरूरत है, विभाजन होने की जरूरत नहीं है। फिर विभाजन के जिम्मेदार भी आप हो। यदि आजादी का श्रेय आप ले रहे हो तो देश के विभाजन के जिम्मेदार भी आप। चलो आपने ये तो चलिए हो गया। शैलेंद्र जी बहुत छोटी, बहुत 30 सेकंड की एक प्रतिक्रिया। ये जो अब देखिए बहस कब दूसरी तरफ जा रही। देखिए देश में जो बहस, अगर हम बात करें कि इस तरह की बहस छिड़ेगी अगर सांप्रदायिकता पर और इस तरह के मुद्दे पर, तो पाकिस्तान की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है एक नैरेटिव बनाने की अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है या भेदभाव होता है। तो ये नैरेटिव ना बन पाए तो उसके लिए देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए, और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि इस तरह की बहसें भटके ना। मुद्दे पर बात जरूर हो, लेकिन इस तरह की अगर बहसें छिड़ेंगी तो भारत राष्ट्र में तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और इस समय जरूरत इसी बात की है, जैसा मृणाल भी कह रहे थे
कि निश्चित रूप से इस समय भारत ने एकजुटता का मैसेज दिया है और सर्वदलीय एक जो तैयार की गई कमेटी जो जाकर विदेश में भारत की बात रख रही है, उसका मकसद भी यही है। लेकिन बीच में सांप्रदायिकता के जिनकी चर्चा होना, क्या एक नई राय पकड़ने वाली कांग्रेस या इसको लेकर कुछ और मकसद है, ये बाद में समझ आएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक लंबी लाइन होती है। समझेंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों बहनों का, आप मेरे साथ जुड़े। आज नमस्कार।